आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है बेलगावी, और इसी बेलगावी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है बीड़ी। यहीं पर एक रिटायर्ड दंपत्ति रहते हैं। बुजुर्ग होते हैं दोनों, और उनके साथ एक इतना बड़ा साइबर क्राइम हो जाता है कि जिसके चलते तंग आकर दोनों हस्बैंड वाइफ सुसाइड कर लेते हैं। तो कहानी शुरू हुई थी कर्नाटक के एक छोटे से गांव बीड़ी से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हस्बैंड वाइफ थे वो अपना रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ गुजार रहे थे वो इसी जगह पर गुजार रहे थे। एक विला इन्होंने बनाया हुआ था जिसका नाम था सबीना विला। सबीना विला में दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड का नाम डी नाजरत होता है, जिनकी उम्र लगभग 83 साल होती है। जो वाइफ होती हैं उनका नाम होता है फ्लेवियाना नाजरत, जिनकी उम्र लगभग 78 यानी 78 साल होती है। ये दोनों अपना एक अच्छा सा आशियाना बनाकर सबीना विला बनाकर उसमें रहा करते थे। विला का नाम सबीना इसलिए रखा गया था क्योंकि जो डी नाजरत थे उनकी माँ का नाम सबीना था, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने विला का नाम रखा था। दोनों ही हस्बैंड वाइफ के पास ठीक ठाक पैसा था, अच्छी खासी जिंदगी थी, सब कुछ ठीक से चल रहा था। लेकिन ये दोनों ही जो थे बहुत रिजर्व नेचर के थे, यानी रिश्तेदारों से भी कम बातचीत किया करते थे, आस पड़ोस में भी बहुत कम मिलना जुलना रखते थे, और अपने काम खुद ही किया करते थे। यानी जो हस्बैंड थे, जो डी नाजरत थे, वो हर काम खुद ही करने की कोशिश करते थे, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। किसी की भी वो मदद लेना पसंद नहीं करते थे। यानी इतनी एज के बाद भी, 83 साल होने के बाद भी, वो अपने काम खुद ही करते आ रहे थे। अब यही एक रीजन भी था कि अगर हम रिजर्व नेचर के होते हैं, हम किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, या किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, या बाहर से जब हम मिलते जुलते नहीं तो हमें नई नई चीजों का पता भी नहीं चलता। और यही कुछ हुआ इन दोनों के साथ। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई पता ही नहीं था कि क्या क्या किस किस तरह से फ्रॉड होते हैं, क्या स्कैम होते हैं, क्या क्या चीजें आजकल साइबर क्राइम में चल रही हैं, जिसके चलते ये दोनों फंस जाते हैं। अब बात शुरू हुई थी जनवरी 2025 से। जनवरी 2025 में डी नाजरत के पास एक फोन आता है। अब वो फोन करने वाला कहता है कि हम टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहे हैं, आपके नंबर से कुछ ऐसे कॉल्स गए हैं जिसमें आपने लोगों को धमकी दी है, कुछ इंटरनेशनल ऐसी कॉल्स गई हैं जिसमें आप लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, कुछ इस तरह की आप चीजें कर रहे हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन है, और आप हमारे सीनियर अधिकारी से बात कर लीजिए। ये कहकर वो बंदा अपने सीनियर अधिकारी से बात कराता है। जब वो बंदा फोन पर आता है तो वो डी नाजरत से कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, सीनियर पोस्ट पर हूँ, आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सीधे सीधे आपकी अरेस्ट दिखाया गया है कि आपको अरेस्ट करना है, आपकी गिरफ्तारी है, क्योंकि आपके नंबर से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों को धमकाते हैं, आप लोगों से पैसे मांगते हैं, इस तरह के एलिगेशन वो लगाते हैं। अब डी नाजरत जो थे वो डर जाते हैं, क्योंकि 83 ईयर्स ओल्ड, ना किसी से बातचीत, ना रिश्तेदारों में आना जाना। अब वो ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी एक अच्छी खासी इज्जत है सोसाइटी में, हम लोग सबसे मिलना जुलना जो है ज्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सबको पता है अब ये बात बाहर जाएगी तो क्या ही इज्जत पे बात बनेगी, लोग क्या ही सोचेंगे हमारे बारे में। लिहाजा वो बात करते हैं कि भाई इसको कैसे भी करके निपटाओ। अब जो बंदा कॉल करता है, जो कहता है मैं सीनियर अधिकारी हूँ, उनसे कहता है ठीक है, आप कुछ पैसे जमा कराइए, पैसे लेकर के आपका काम जो है हो जाएगा, आपकी अरेस्ट जो वारंट निकले हुए हैं वो रुक जाएंगे। अच्छा, डी नाजरत भी जैसे मैंने बताया कि बहुत रिजर्व नेचर के थे, लेकिन वो प्रेयर वगैरह ज्यादा किया करते थे, यानी चर्च रेगुलर जाया करते थे। वहीं पर ही कर्नाटक में एक चर्च भी होता है जिसका नाम होता है सेंट सेबेस्टियन चर्च। वहां पर डेली जाते आते रहते थे। उनके जो पुजारी वहां के जो होते हैं चर्च के, उनसे भी काफी अच्छी बातचीत थी, डोनेशन वगैरह भी लिया दिया करते थे। लेकिन वहां भी इन्होंने किसी को कोई भनक नहीं लगने दी कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब जनवरी गुजर जाती है, फरवरी गुजर जाती है, मार्च आ जाता है इसी तरह। अब ये सब चीजें इसी तरह चल रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो फोन करता है, इनको धमकाता है, इनको डराता है, और ये पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब 27 मार्च को एक दिन चर्च के कुछ लोग इनके घर जाते हैं, डी नाजरत के। 27 मार्च का ये वाक्य होता है, यानी इसी 2025 27 मार्च पिछले महीने का। जब चर्च के कुछ लोग जाते हैं तो उनको काम था डोनेशन का, यानी उन्हें डोनेशन लेनी थी डी नाजरत से, क्योंकि वो डोनेशन लिया दिया करते थे। अब वो डोरबेल बजाते हैं, कोई गेट नहीं खोलता, तो लोहे का बड़ा सा गेट था, उसके बराबर में छोटा गेट था, वो उससे अंदर एंट्री करते हैं। जब वो लोग अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें खून के कुछ स्टेन यानी धब्बे दिखाई देते हैं। अब वो लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर जाते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो एक
पूल जैसी जगह होती है, वहां पर डी नाजरत पड़े होते हैं और खून से लथपथ होते हैं। अब ये सब चीजें देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो भी लोग चर्च से गए थे, फिर वो अंदर और घर में जाते हैं तो देखते हैं कि जो फ्लेवियाना नाजरत थी वो भी बेड पर पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके मतलब कहीं से भी बॉडी से कोई ब्लड नहीं निकल रहा था। अब वही सब देख करके पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस वहां आती है, दोनों की बॉडी चेक करती है तो पता चलता है कि जो डी नाजरत थे उनकी कलाई कटी हुई है और गले पर भी कट का निशान है। और जो उनकी वाइफ थी फ्लेवियाना नाजरत, वो बेड पर पड़ी हुई है, उनके कोई कट का या किसी भी तरह का निशान नहीं है। दोनों को लिहाजा उठाया जाता है, उठाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वहीं पर एक डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल पर एक पेपर रखा होता है। पुलिस वाले वो पेपर उठाते हैं तो देखते हैं कि 2 पेजेस का वो सुसाइड नोट था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी डिटेल लिखी कि जनवरी से लेकर 27 मार्च तक लगभग 60 लाख रुपए वो 22 अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसको चलते वो एक फोन आता है उनके पास और वो कहते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपके फोन से कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस गए हुए हैं, कुछ कॉल्स गई हुई हैं। और अब उन्होंने सारी जो भी प्रॉपर्टी थी, जितना गोल्ड था, सारी ही चीजें बेच डाली थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था कि वो आगे दे सकें। और उन्हें ये डर था अभी भी, यानी कि मरने तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ एक फ्रॉड हो रहा है, वो किसी साइबर क्राइम में गिर चुके हैं। बस उनको यही डर था कि हमारा अरेस्ट हो जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे और हमारी बदनामी हो जाएगी, और अब हमारे पास देने को कुछ बचा भी नहीं है। 60 लाख रुपए वो ऑलमोस्ट दे चुके थे, जिसमें से उन्होंने कुछ कर्जा भी लिया था, यानी कुछ पुजारी जो थे चर्च के उनसे भी कर्जा लिया था, कुछ दोस्त से भी ले रखे थे 6-7 लाख रुपए। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें सारी बात लिखी, लिखने के बाद उन्होंने कुछ विशेस भी लिखी। अब ये सब जब हो जाता है, पुलिस वाले सब जब पकड़ लेते हैं कि भाई क्या किस वजह से जो है इन्होंने सुसाइड किया है। डी नाजरत ने अपनी कलाई खुद काटी थी और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनको जहर दे दिया था। दोनों इस तरह से मर चुके थे। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है, उसमें भी यही रिपोर्ट निकल करके सामने आती है। अब पुलिस तलाश करती है कि आखिर कॉल किसने की, कौन वो लोग थे, किस किस अकाउंट में पैसा गया हुआ है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कुछ चीजें हमारे यहाँ इतनी खतरनाक हैं, यूं कहीं इतने स्मार्ट लोग हो गए हैं कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी तरह एक टेक्नोलॉजी होती है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस एप्लीकेशन से अगर आप किसी को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या कोई भी आप ऐसा डिस्कशन यानी कि बात करने की कोशिश करते हैं कॉल्स वगैरह के थ्रू, तो वो आप कहीं भी ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कोई पुलिस वाला या कोई भी उसको ट्रेस कर ही नहीं सकता है। तो VoIP के थ्रू सारी कॉल्स हुई थी और किसी भी अकाउंट की डिटेल भी नहीं मैच हो पाई। पुलिस अभी भी इस केस को यही छानबीन कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है कि किसी तरह वो लोग पकड़ में आ जाएं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि रीजन वही था कि VoIP की जितनी भी कॉल्स होती हैं वो ट्रेस कहीं से कहीं तक हो ही नहीं पाती हैं। अब इसके बाद जो सुसाइड नोट था उसमें 2 विशेष लिखी हुई थी। उनकी पहली विश थी डी नाजरत की कि कुछ ज्वेलरी मैंने अभी भी जो मेरी वाइफ हाथों में और कानों में पहने हुए हैं, जो वो यूज कर रही थी, वो मैंने बचा करके रखी हैं। वो सिर्फ इसलिए बचा करके रखी हैं कि जो मैंने कर्जा कुछ लोगों से लिया है वो आप अदा कर दे इनको बेच करके, जिसमें उनकी कुछ बैंगल्स थी, कुछ कानों की इयररिंग्स थे, 1-2 फिंगर रिंग्स थी। उन्होंने अपनी विश की कि ये चीजें बेचकर मेरा कर्जा दे दिया जाए। दूसरी विश उनकी ये थी कि जो हमारी दोनों की बॉडी होगी उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए, उसे किसी मेडिकल रिसर्च सेंटर भेज दिया जाए, जिससे बच्चे रिसर्च कर सकें और उनके काम आ सके। तो ये दोनों विश को ध्यान में रखते हुए उनकी दोनों विश पूरी कर दी गई। लेकिन एक ऐसे साइबर क्राइम के चलते जिसके लोग ज्यादातर अवेयर हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग जो किसी से मिलते जुलते नहीं है, जिन बच्चों के अकेले बूढ़े माँ बाप हैं। अब डी नाजरत और फिलियाना के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनके कोई औलाद ही नहीं थी, इनके कोई बच्चा ही नहीं था, और सालों से ये दोनों साथ रहते थे। जब रिटायरमेंट के बाद इन्हें लगा कि अब जो जिंदगी बची है वो अपने गांव जाकर के पूरी करें, तो अपना घर एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि इस साइबर क्राइम में ये दोनों इस तरह पूरी तरह फंस जाएंगे। तो अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों से मिलना जुलना चाहिए ताकि आपको चीजों का पता चले कि आखिर दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है। अगर शायद ये सारी चीजें इनको पता होती हैं, ये लोगों से मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताते, तो शायद ये सुसाइड की नौबत ही नहीं आती। तो खैर, ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप अपने चैनल साइमा के सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।